हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि इस वर्ड के सिलेबस में हमें ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है, सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड हमें पढ़ना है। तो देखिए ये सब हम अभी स्किप कर रहे हैं, इस ईयर के लिए ये सिलेबस में नहीं है, हमें सीधा स्टार्ट करना है। और ये डिफेक्ट ऑफ विज़न भी नहीं है, सीधा हमें आना है ये सब को स्किप करते हुए यहाँ से 13 पेज नंबर 191 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका मतलब हमने चैप्टर नंबर 10 इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है। स्पीड क्या तो बढ़ सकता है, नहीं तो घट सकता है। तो इस वजह से ये जो लाइट है क्या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। इसी बेंडिंग को क्या बोलते थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते थे। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ पे कोई लाइट अगर इंसिडेंट करता है तो ये बेंड करता सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और जब यहाँ से निकलता था तो ये इमर्जेंट रे होता था। तो आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये निकला था ऐसे। तो इस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम लोग क्या बोलते थे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। याद है आपको? तो ये हमने देखा था लास्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। प्रिज्म क्या होता है, इस टाइप के फिगर स्ट्रक्चर को प्रिज्म बोलते हैं। यह है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, यह है ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें जो ये ऊपर का आप सरफेस देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर सरफेस है, ये भी एक ट्रायंगुलर सरफेस। तो दो हो गए ट्रायंगुलर सरफेस, और ये जो सरफेस है आपका ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक इधर वाला 2, ठीक है, और एक नीचे वाला 3 होते हैं रेक्टेंगुलर सरफेस। याद रहेगा इतना बात। और एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेस, ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। देखिए, फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एज इन अ ग्लास स्लैब, हमने देखा था कि जो इमर्जेंट रे होता है वो पैरेलल होता है इंसिडेंट रे के, लास्ट चैप्टर का बात है। हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लैटरली, ये भी लास्ट चैप्टर का बात है, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ गए इतना? हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म, जब प्रिज्म से लाइट भेजेंगे तो वो कैसे वहाँ पे कैसे रिफ्रैक्शन होगा वो हमें देखना है इस चैप्टर में। तो कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में क्या होता है, 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस होते हैं। समझे? और द एंगल बिटवीन 2 लैटरल सरफेस को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। समझे इतना बात? चलिए, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी से हम समझेंगे कि किसी भी प्रिज्म से जब लाइट को भेजा जाता है तो वहाँ पे कैसा रिफ्रैक्शन होता है। तो चलिए इसको हम कॉपी पेन के साथ समझाते हैं आपको। तो ये रहा एक्टिविटी 11.1, लिखा हुआ है फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। एक वाइट पेपर बोला है बिछा लेने के लिए, तो हमने इस कॉपी के वाइट पेज को मान लिया ये वाइट पेपर है। ठीक है, फिर प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट इन सच अ वे दैट इट रेस्ट ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस, ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल। उसके बाद यहाँ पे बोला गया एक प्रिज्म रखिए, और प्रिज्म इस तरीके से रखिए कि ट्रायंगल जो है वो नीचे की तरफ रहे, और उसके बाद उसका आउटलाइन बना लीजिए पेंसिल से। ठीक है, तो प्रिज्म था नहीं तो हमने ऐसे ही एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे। समझे, ये प्रिज्म का बेस है। अब क्या बोला गया है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन PE इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से AB ऑफ द प्रिज्म। तो इस प्रिज्म का हमने नाम किया है ABC। ठीक है, तो AB जो सरफेस है, इस सरफेस पे एक तो आपको इंसिडेंट रे भेजना है, और उस रे का नाम क्या होगा, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन PE। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बना लिया PE रे, इसका नाम अगर P देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा E। इतना समझे? अब देखते हैं क्या बोला गया है। ये हो गया। फिर फिक्स 2 पिन्स से एट पॉइंट्स P एंड Q ऑन द लाइन PE एज शोन इन फिगर। ये तो उस PE लाइन पे 2 ठो पिन आप वहाँ पे फिक्स कीजिए, एक ठो P और एक ठो Q पे। तो इस P बिंदु पे एक ठो पिन आप फिक्स कीजिए, और एक ठो कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे है Q, यहाँ पे भी एक ठो पिन फिक्स कीजिए। ठीक है, पिन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम इस तरफ से देखेंगे तो पिन का हमें इमेज दिखेगा, इस तरफ अगर आँख रख के देखेंगे तो। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, ये रहा, लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन्स फिक्स्ड एट P एंड Q थ्रू द अदर फेस AC। उस AC वाले साइड से आप देखिए कि ये P एंड Q आपको कहाँ दिख रहा है। तो आप जब यहाँ से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये पिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे है।
ठीक है, आपको लगेगा कि ये पिन यहाँ पे है। समझे इतना? तो अब देखिए फिर क्या बोला गया है, फिक्स 2 more pins at point R and S such that the pins at R and S and the images of the pins at P and Q lie on the same straight line। आपने जब यहाँ से देखा तो आपको P and Q यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इसी लाइन पे बोला गया है 2 ठो पिन यहाँ पे फिक्स कीजिए जिसका R और S पॉइंट पे। तो बुक में कैसे नाम किया है ये लोग, यहाँ पे R और यहाँ पे S दिया है, तो हम लोग भी कुछ वैसे ही मान लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट पिन फिक्स किया और एक यहाँ पे पिन फिक्स किया। समझे इतना? अब क्या बोला गया है देखिए, रिमूव द पिन्स एंड द ग्लास प्रिज्म, सब हटा लीजिए, पिन वगैरह खोल लीजिए। उसके बाद द लाइन PE मीट्स द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E। ये लाइन PE जो था ये प्रिज्म को कहाँ पे मीट कर रहा है, E पॉइंट पे मीट कर रहा है। सिमिलरली ज्वाइन एंड प्रोड्यूस द पॉइंट्स R एंड S। उसी तरीके से R और S को भी ज्वाइन कीजिए, हमने पहले ही ज्वाइन कर लिया है, और इसको प्रोड्यूस भी कर दीजिए, हमने पहले ही प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है। फिर लेट दीज लाइन्स मीट द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट E एंड F। मान लेते हैं ये लाइन तो E पे मिल रहा है और ये लाइन जो है इसके बाउंड्री को F पे मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, ज्वाइन E एंड F। E और F को ज्वाइन करने बोला गया है, तो ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब क्या बोला गया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB एंड AC ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E एंड F रेस्पेक्टिवली। फिर AB का परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करना है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं हम लोग, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक लाइन है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ना, तो इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ऐसा होगा परपेंडिकुलर, समझ रहे। तो कुछ हम यहाँ पे भी उसी टाइप से बना लेते हैं, एक डॉटेड लाइन से। ये हो गया इस पर नॉर्मल, और एक इस पर नॉर्मल बनाना है तो बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया वहाँ का नॉर्मल। फिर क्या बोला गया है, ये हो गया मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये तीनों हमें मार्क करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, ठीक है, जो एंगल होता है। तो ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, तो इस दोनों का बीच में एंगल जो होगा वो होगा I, एंगल I, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करना है, तो ये है रिफ्रैक्टेड रे अंदर में, और ये हो गया नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल से एंगल लेते हैं, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल R, ठीक है। और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हो गया इमर्जेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, तो इस दोनों के बीच का जो ये एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल E। समझे इतना? तो ये बन गया पूरा फिगर। और कुछ बोला गया है नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा ये सब है PE हो गया, ये PE को क्या बोलेंगे, ये जो PE है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। और फिर EF जो है क्या बोलेंगे, आपको पता ही है, EF है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। अगर आपने चैप्टर नंबर 10 देखा है तो आपके लिए ये काफ़ी इजी रहा होगा। हमने ग्लास लैब में भी पढ़ा था ये चीज़, तो कि ये अगर इंसिडेंट रे आता है तो ये हो जाता है नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, फिर ये नॉर्मल, ये होता है इमर्जेंट रे। उसी तरीके से इंसिडेंट रे अंदर वाला रिफ्रैक्टेड रे, बाहर वाला इमर्जेंट रे। यहाँ पे एरो दे देंगे, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से निकल गया। अब देखिए EF हो गया रिफ्रैक्टेड रे और FS हो गया इमर्जेंट रे। अब ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज में हमने पढ़ लिया कि क्या सब होता है। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं लॉजिक के हिसाब से। सबसे पहले हुआ क्या, ये एक है हमारा ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से आता है इंसिडेंट रे, समझे इतना। अब देखिए ये है एयर और ये है ग्लास। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी कोई लाइट रे जाता है तो ये लाइट रे बेंड करेगा। अब चूंकि ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो ये मेरा नॉर्मल है, उसको जाना चाहिए था कहाँ पे, सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या करेगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल डायरेक्शन है, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाएगा,
समझे, नॉर्मल की तरफ ये बेंड किया, अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता तो उधर जाता, तो फिलहाल यहाँ पे अवे नहीं है, टुवर्ड्स द नॉर्मल है, समझे इतना। अब देखिए, अब ये ग्लास से एयर में जा रहा है, तो यहाँ पे डेंसर टू रेयर हो गया, यहाँ पे मेरा फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। अब ये कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये कहाँ चला जाएगा, नॉर्मल के और इधर चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे मेन लॉजिक। अब देखिए एक टर्म यहाँ पे और समझना है, यहाँ पे जो मेरा इंसिडेंट रे आ रहा था इस फिगर में, अगर हम इसको थोड़ा और प्रोड्यूस कर दें, इंसिडेंट रे का अगर डायरेक्शन लेना चाहें तो कुछ ऐसा होगा। तो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं एंगल डी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कि डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, तो आपको लिखना होगा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और यहाँ पे जो ए है ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये समझ में आ गया। इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब बात आता है कि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार फिर से इस डायग्राम को प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, ठीक है, कि अगर आपको ये डायग्राम बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप पेंसिल स्केल से एक अच्छा सा ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे इंसिडेंट रे लगभग बीचों बीच, फिर यहाँ पे आप बना लेंगे एक ठो नॉर्मल। नॉर्मल बनाने का तरीका क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको आपको सीधा ले जाना है, इसको आप स्केल से चाहे तो एकदम थोड़ा सीधा भी टान सकते हैं, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, लेकिन ये इधर बेंड हो जाता है और ये यहाँ से इमर्ज हो जाता है। यहाँ पे भी एक चाहे तो एक नॉर्मल बना सकते हैं, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। और इमर्जेंट रे का अगर डायरेक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे मिल रहा है, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी। बाकी ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, समझे इतना। और यहाँ पे आप जो भी नाम दे दीजिए, पी ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एस, तो पी ई हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे ई एफ, और एफ एस हो गया इमर्जेंट रे। इतना कर लेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी सी, ये हो जाएगा प्रिज्म का नाम, इतना काफ़ी होगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके से डायग्राम बनाया गया है और डायग्राम के नीचे ये सब जो टर्मिनोलॉजी है वो लिखा हुआ है। तो ये डायग्राम और ये आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे भी देखिए जो पी ई इंसिडेंट रे वही बात फिर से लिखा हुआ है, ई एफ को रिफ्रैक्टेड रे और एफ एस को इमर्जेंट रे बोलते हैं, और एंगल डी इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक ही है जो इंपॉर्टेंट बनता है, वो है ये, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म यूजिंग अ लेवल्ड रे डायग्राम, हेंस डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन। आपको पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन करना है, कैसे होता है ये एक ग्लास प्रिज्म में एक डायग्राम की हेल्प से, और उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसा नहीं है कि ये एक्टिविटी डिस्क्राइब करेंगे, आपको ऐसे लिखना होगा, द लाइट रे पी ई एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास ब्रैकेट में रेयर टू डेंसर मीडियम एट सरफेस ए बी एंड देयरफॉर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। जब एयर से ग्लास में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। फिर जो रिफ्रैक्टेड रे है ई एफ नाउ एग्जिट्स फ्रॉम ग्लास एंड एंटर्स एयर दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड देयरफॉर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो ई एफ रे है वो चूँकि डेंसर से रेयर में जा रहा है इसलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। तो इतना आप लिखेंगे, उसके बाद जो डायग्राम है ये डायग्राम आप बनाएंगे और डायग्राम के नीचे आप ये सब जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये जितना भी टर्मिनोलॉजी है ये सब लिखने के बाद आपको एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने का यही तरीका है कि द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और इन द फिगर आप बोल सकते हैं फिगर में कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल एच जी एस, ठीक है, या फिर एस जी एच कोई भी लिख सकते हैं, या फिर एफ जी एच, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, समझे इतना। तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो यहाँ पे एक्टिविटी 11.2 दिया गया है, इसको पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ है, टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक अ स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन इट्स मिडल। एक कार्डबोर्ड लेने बोला गया है और उस कार्डबोर्ड के बीच भी एक छोटा सा छेद कर दीजिए, ठीक है, छोटा सा छेद। उसके बाद क्या बोला गया है, अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट, दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। उसके बाद अगर हम इस कार्डबोर्ड में जिसमें छोटा सा छेद किए हुए हैं इस पर अगर सनलाइट फॉल कराएंगे
तो सनलाइट तो पूरा कार्डबोर्ड पे गिरेगा, तो यहाँ पे चूँकि छेद है तो यहाँ पे एक पतला सा बीम ऑफ लाइट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब हमें एक बीम ऑफ वाइट लाइट चाहिए। उसके बाद क्या बोला गया है, नाउ टेक अ ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस एज शोन इन फिगर 11.5। तो मान लीजिए यहीं पे कार्डबोर्ड रखा हुआ होगा और उस कार्डबोर्ड के छोटे से छेद से ये जो वाइट लाइट है वो वाइट लाइट आ रहा है। बोला गया कि इस वाइट लाइट को आप एक प्रिज्म पे फॉल कराइए, ठीक है, इंसिडेंट करवाइए। उसके बाद क्या होता है देखिए, टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम्स आउट ऑफ इट अपीयर्स ऑन अ नियर बाई स्क्रीन। फिर इस प्रिज्म को अच्छे से एडजस्ट कीजिए और यहाँ पे एक स्क्रीन रख दीजिए ताकि जो भी इमर्जेंट रे है आप उसको देख पाए। वाइट लाइट आया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे किस टाइप का लाइट देखने को मिलेगा उसको एक आप यहाँ पे स्क्रीन लगा के देखिए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स। आपको एक बैंड ऑफ कलर देखने को मिलेगा 7 रंगों का, ठीक है, रेनबो कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। वाई डज दिस हैपन, तो ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। तो यहाँ पे आपको 7 रंग देखने को मिला, आया तो था सिर्फ एक वाइट लाइट, सनलाइट आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको 7 कलर देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि इस प्रिज्म ने क्या किया, इस प्रिज्म ने स्प्लिट कर दिया इंसिडेंट वाइट लाइट को इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। समझ में आया। और ये जो हमारा टॉपिक था ना, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, एक प्रिज्म कैसे एक वाइट लाइट को डिस्पर्स करता है। डिस्पर्स करना मतलब बिखेर देना, स्कैटर कर देना, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक प्रिज्म ने वाइट लाइट को डिस्पर्स कर दिया। नोट द कलर्स दैट अपीयर एट द 2 एंड्स ऑफ द कलर बैंड। तो ये जो आपको कलर बैंड देखने को मिला उसका दोनों एंड पे कौन सा कलर है उसको आप नोट कीजिए। तो आप देखेंगे कि सबसे यहाँ पे टॉप में है रेड और सबसे नीचे में है वायलेट, ठीक है, और इनके बीच में भी कई सारे रंग है। तो कौन से रंग है, ये रहा। द वेरियस कलर्स सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर है। इसको याद करने का टेक्निक सबको ही पता है, जिसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको वो क्या करते हैं, ऊपर से लिख देते हैं VIBGYOR और यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। आपको क्या करना है, ये नीचे से क्रम है ये, ठीक है। आपको वायलेट, इंडिगो ये सब जो लिखना है नीचे से स्टार्ट करेंगे। समझे कि नहीं समझे, चलिए। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। तो किसी भी लाइट को जब बिखेरा जाता है, बिखेरने के बाद जो भी बैंड ऑफ कलर्स मिलता है, ठीक है, वो बैंड ऑफ कलर्स को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं उस लाइट का। यहाँ पे वाइट लाइट का ये है स्पेक्ट्रम। समझे कि नहीं समझे, तो ये स्पेक्ट्रम टर्म याद रखिएगा, ये डेफिनेशन हो गया स्पेक्ट्रम का। ये जो बैंड ऑफ कलर्स मिला है, ठीक है, कलर्स का पट्टी, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और ये जो प्रोसेस है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये लाइट पूरा बिखर गया अपने 7 कंपोनेंट्स में, इस बिखरने का प्रोसेस या फिर फिनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डिस्पर्सन इस फिनोमेनन को बोलते हैं। स्पेक्ट्रम यहाँ पे जो बैंड ऑफ कलर्स है उसको बोलते हैं सिर्फ। समझे। अब चलिए रीज़न समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो यू हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू इट्स 7 कलर्ड कंपोनेंट्स बाय अ प्रिज्म। वाई डू वी गेट दिस कलर्स। हमने देखा कि एक वाइट लाइट 7 रंगों में बिखर जाता है, तो हमें ये 7 रंग क्यों देखने को मिलता है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहाँ पे बोला गया है कि अलग अलग कलर के लाइट अलग अलग एंगल से बेंड होते हैं जब ये प्रिज्म से पास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर का लाइट सबसे कम बेंड हुआ है और जो वायलेट कलर का जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट, ठीक है। दस द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज थ्रू डिफरेंट पाथ एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट। इसका मतलब अलग अलग लाइट अलग अलग एंगल पे बेंड हुए हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तो हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। समझ रहे हैं। दस द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन ए स्पेक्ट्रम। तो यही अलग अलग कलर जो हम देखते हैं स्पेक्ट्रम में होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये अलग अलग एंगल पे बेंड क्यों करते हैं। हमने समझ लिया कि एक वाइट लाइट इन सब कलर से मिलके बना हुआ होता है। ये इन सब कलर देखने का रीज़न क्या है, डिफरेंट कलर्स के लाइट डिफरेंट एंगल्स पे बेंड होते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि ये डिफरेंट एंगल पे बेंड क्यों होते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि देखिए, एक तो होता है एयर या फिर वैक्यूम, जहाँ पे एयर भी ना हो, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट है, कोई भी कलर का लाइट हो, रेड लाइट हो, ब्लू लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, वायलेट लाइट हो, ये सब एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मीडियम आ जाए,
चाहे वो पानी हो या फिर ग्लास हो, कोई भी मीडियम हो, उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो अलग अलग कलर का अलग अलग स्पीड होता है। ठीक है, तो किसी भी मीडियम में अलग अलग स्पीड होने का वजह से ये सब लाइट अलग अलग बेंड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बेंड होते हैं। आप इसको यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे बाहर में हवा था, हवा में जो ब्लू लाइट है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, सब मिक्स होकर वाइट लाइट की तरफ जा रहे थे, वाइट लाइट में जा रहे थे ये लोग। ठीक है, सब एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने ग्लास में एंटर किया वैसे ही सबका स्पीड चेंज हुआ। रेड लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करता है तो वो अपना आगे निकल गया। ठीक है, फिर जो सबसे स्लो ट्रैवल करता है वो थोड़ा ज़्यादा बेंड करके नीचे निकल गया। जो मीडियम ट्रैवल करता है वो बीच में रह गया, मीडियम स्पीड से जो ट्रैवल करता है। समझ रहे बात का गहराई? तो यही होगा इसका रीज़न कि अलग अलग एंगल पे बेंड क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का जो लाइट है उनका स्पीड अलग अलग होता है। ठीक है, आप एक बात को यहाँ पे याद कर लीजिए, ये जो रेड लाइट है या फिर रेड एंड वाले जो लाइट है, इन सब लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। और जो वायलेट लाइट है या फिर ब्लू एंड वाले जो लाइट है, इन सब का वेवलेंथ जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। फिलहाल के लिए इसको आप रट्टा मार लीजिए। ठीक है, इसका यूज़ हम आगे देखेंगे। वेवलेंथ क्या होता है आपको पता ही होगा कि ये अगर कोई वेव है, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राव का ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। याद होगा आपको। तो फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि रेड इस वाले जो लाइट का वेवलेंथ काफ़ी लार्ज होता है या फिर लॉन्ग होता है, और इस वायलेट वाले लाइट का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस टॉपिक पे बेस्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे। तो इस बार के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए। इन द फिगर गिवन बिलो अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज शोन टू पास थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। एक वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास कर रहा है। आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट प्रोड्यूसेस अ स्पेक्ट्रम एक्स वाई ऑन द स्क्रीन। तो स्पेक्ट्रम एक्स वाई हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वाइट लाइट पास कराया गया था। नेम द फेनोमेनन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं आपको याद होगा, डिस्पर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द कलर सीन एट एक्स एंड वाई। तो एक्स कलर कौन सा है, वायलेट है, और वाई कौन सा है, रेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल्स थ्रू अ प्रिज्म। तो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल्स पे क्यों बेंड होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको ये लिखना होगा, लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम एंड एयर, बट इन एनी अदर मीडियम एनी अदर मीडियम जैसे कि ग्लास हो गया या फिर वाटर हो गया, दे ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स एंड बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विच लीड्स टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? काफ़ी ईजी लैंग्वेज है कि एयर या फिर वैक्यूम में सभी कलर के लाइट एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन किसी भी मीडियम में सबका स्पीड चेंज होता है। स्पीड चेंज होने का वजह से अलग अलग एंगल पे बेंड करते हैं, और अलग अलग एंगल पे बेंड होने की वजह से हमें डिस्पर्सन या फिर स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आप मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे एक और अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसको देखते हैं। आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो आइजैक न्यूटन ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने सनलाइट का स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया ग्लास प्रिज्म को यूज़ करके। मतलब ये जो एक्टिविटी है ये सबसे पहले आइजैक न्यूटन ही ने परफॉर्म किया था। He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism। लेकिन देखिए, इन्होंने वाइट लाइट को बिखेर दिया 7 रंगों में, तब भी इनको शांति नहीं मिला। इन्होंने और दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? देखिए, ये देखिए, ये था प्रिज्म, इन्होंने इसको बिखेर दिया 7 रंगों में। ठीक है, मान लीजिए ये 7 रंग निकले यहाँ से। फिर इन्होंने और एक प्रिज्म यहाँ पर लगा दिया और ये 7 रंगों को यहाँ से भी पास करवाया, ये देखने के लिए कि कहीं और भी ज़्यादा कलर ना मिल जाए, 14 या फिर 20-30 कलर ना मिल जाए यहाँ पे। ये दिमाग इन्होंने लगा दिया। लेकिन हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, कोई इन्हें कलर देखने को नहीं मिला एक्स्ट्रा, वही 7 रंग वापस फिर से मिले। ही देन प्लेस्ड अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। अब ये काफ़ी अच्छा लाइन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन्होंने रखा, वो भी उल्टे पोजिशन में फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर पहला वाला प्रिज्म इस शेप में अगर होगा तो दूसरा वाला प्रिज्म इन्होंने इस शेप में रखा, उल्टे पोजीशन में। और अगर पहला वाला प्रिज्म इस शेप में था तो इन्होंने दूसरा वाला प्रिज्म को इन्वर्टेड शेप ऐसे करके रखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये था हमारा कार्डबोर्ड से वाइट लाइट निकला था, इसको 7 कलर में स्प्लिट कर दिया गया। तो 7 कलर ना बना के सिर्फ 2 ही कलर बनाते हैं, ऊपर वाला तो था रेड और नीचे वाला वायलेट। ठीक है, रेड सबसे कम बेंड हुआ क्योंकि इसका वेवलेंथ लॉन्ग है, वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हुआ क्योंकि इसका वेवलेंथ स्मॉल है। उसके बाद यहाँ से आगे इज इमर्जेंट रे, फिर इस इन्वर्टेड प्रिज्म पे जब गिरते हैं तब ये सभी रे क्या होता है, कॉम्बाइन होकर वापस क्या दे देते हैं, एक वाइट लाइट दे देते हैं।
ठीक है, स्क्रीन पे जो आपको देखने को मिलेगा एक सिर्फ वाइट लाइट देखने को मिलेगा। तो देखिए, ही देन प्लेस द सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म एज शोन इन फिगर। ये आप फिगर में भी देख पाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ठीक है, बनाने का तरीका मैं आपको समझा ही दिया, वैसे करके आपको बनाना है। तो क्या हुआ उसके बाद, दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू सेकेंड प्रिज्म। जितने भी कलर थे स्पेक्ट्रम के वो सब सेकेंड प्रिज्म से पास किए। ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म। तो उन्होंने पाया क्या कि सेकेंड प्रिज्म के जो अदर साइड था यहाँ पे आप उनको सिर्फ एक वाइट लाइट देखने को मिला। तो दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया डैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। तो ये ऑब्जर्वेशन से इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि सनलाइट जो है उसमें सिर्फ 7 ही कलर है। ठीक है, चलिए, तो वाइट लाइट का डेफिनेशन क्या हो गया, एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रेफर टू एज वाइट लाइट। समझे, ऐसा लाइट जिसका स्पेक्ट्रम मतलब जिसको कलर स्प्लिट करने का बाद सेम सनलाइट जैसा स्पेक्ट्रम देखने को मिले, मतलब वही रेनबो कलर हमें देखने को मिले, तो वो उस लाइट को वाइट लाइट बोलेंगे। समझे, अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो डिस्पर्सन का कॉज तो यही लिखना होगा कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसी में ऐड किया गया है, हाउ डिड न्यूटन यूजिंग 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म शो डैट वाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। न्यूटन ने कैसे शो किया कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बना हुआ है। तो आपको क्या लिखना होगा, आपको यहाँ से लिखना होगा कि न्यूटन प्लेस्ड द सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिज्म। उसके बाद दिस allowed all the colors of spectrum to pass through second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the prism. This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of sunlight या फिर white light is made up of 7 colors. समझे इतना? और इतना लिखने के बाद ये डायग्राम मस्ट है, यहाँ पे ये बनाना ही पड़ेगा आपको। तो ये डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ ही साथ इस डायग्राम को भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले समझिए कि रेनबो होता क्या है। तो रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो भी क्या है, एक स्पेक्ट्रम है, मतलब बैंड ऑफ कलर्स है, वो भी नेचुरल स्पेक्ट्रम है ये, जो स्काई में बनता है आफ्टर अ रेन शावर, हल्का सा बारिश होने के बाद। ठीक है, तो हमने समझ लिया रेनबो होता क्या है। अब रेनबो बनता क्यों है, देखिए, इट इज़ कॉज्ड बाई डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाई टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। इसका मेन कॉज है डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। सनलाइट को बिखेर दिया जाता है। कौन, तो क्या हमारे स्काई में क्या प्रिज्म है क्या, नहीं, हमारे स्काई में प्रिज्म नहीं है, बल्कि क्या है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है। ये प्रिज्म की तरह काम करते हैं और सनलाइट को बिखेर देते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली होता क्या अभी समझेंगे। अब ये कहाँ बनता है, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू डैट ऑफ द सन। अगर सन इस साइड है, मान लीजिए यहाँ पे अगर सन है और सनलाइट आ रहा है, तो आप अगर यहाँ पे खड़े हैं तो आपके आंखों में लाइट यहाँ से आएगा, मतलब आपको लगेगा कि रेनबो इधर फॉर्म हो रहा है। समझ रहे हैं, तो सन के ऑपोजिट साइड में हमेशा रेनबो फॉर्म होता है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सब प्रिज्म की तरह काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत एक अच्छा सा लाइन है, क्या लिखा हुआ है, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। काफ़ी सारा चीज़ हो गया यहाँ पे, फिर से समझते हैं। सबसे पहला क्या होता है, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। सनलाइट आया, ये मान लीजिए एक रेन ड्रॉप है, सनलाइट आया तो इस पॉइंट पे चूँकि ये एयर से वाटर में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्शन हुआ मतलब यहाँ पे सनलाइट बेंड कर गया। अब बेंड करने का साथ साथ चूँकि ये एक प्रिज्म की तरह भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्पर्सन भी हो जाएगा, मतलब वो अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट भी हो जाएगा 7 रंगों में। उसके बाद क्या होता है, देखिए, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। यहाँ समझ में आ गया, सनलाइट को रिफ्रैक्ट भी करते हैं, डिस्पर्स भी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। यहाँ पे आने के बाद ये 7 रंग यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है। याद रखिएगा ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट टकराने के बाद वापस चला जाता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट टकराने के बाद अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। और जब ये सब लाइट जब यहाँ से बाहर आने को होते हैं, तो फिर डेंसर से रेयर की तरफ जब मूव कर रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, और जो 7 रंगों है वो यहाँ पे हमारे आँखों तक पहुँचते हैं।
और हमें लगता है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, रेनबो फॉर्म हुआ है, समझे। तो ये जो लाइन है ये काफ़ी यहाँ पे सबसे मेन लाइन है, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस पूरे पैरा को ही। You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. आप रेनबो को एक सनी डे में भी देख सकते हैं, जब आप किसी वाटरफॉल या फिर वाटर फाउंटेन किसी झरने से होकर स्काई की तरफ देखें तो आपको लगेगा कि वहाँ पे भी रेनबो फॉर्म हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया, रेनबो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये डायग्राम के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे मूव करते हैं, अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहले समझते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाइल पासिंग थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब देखिए, ये यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए अर्थ है और ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कई सारे गैसेस होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डस्ट पार्टिकल, क्लाउड्स वगैरह, ये सब चीज़ होंगे इस लेयर में, ठीक है। और यहाँ पे है वैक्यूम, ठीक है, स्पेस। तो मतलब ये एक लाइटर है, एक मीडियम जो है ये एक लाइटर मीडियम की तरह काम करेगा, और ये जो है ये डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। तो जब सनलाइट या फिर कोई भी लाइट जब अर्थ पे रीच करता है तो वो एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे उसको क्या हो जाता है, उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, ठीक है। और इसी रिफ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, चूँकि ये रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर करवा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझे कि नहीं बात का गहराई। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसका डेफिनेशन को एग्जाम में पूछे तो आपको लिखना होगा, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाइल पासिंग थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। इतना कर लेंगे। चलिए, अब आते हैं इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो दो चीज़ों में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और दूसरा है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में। पहला तो है अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, और दूसरा जो है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं वो समझना है। चलिए एक एक करके पहले सबको समझ लेते हैं, उसके बाद हम बुक में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के बता देंगे। देखिए, हमें पता है ये है अर्थ सरफेस, अर्थ है ये, और इसके ऊपर ये हो गया एटमॉस्फेयर का लेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ होंगे, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, और स्मोक होंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लाउड होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सब चीज़ यहाँ पे होंगे। तो इस वजह से ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। और ये मान लीजिए कोई स्टार है, स्टार चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, कैसा बन गया। चलिए मान लीजिए ये स्टार है, स्टार से लाइट आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही ये स्टार का लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो यहाँ पे जानते हैं आप क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट अपना डायरेक्शन बेंड कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई अगर इंसान खड़ा है तो उसको लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रहा है, दिमाग इसका बैकवर्ड इमेज प्रोड्यूस कर लेगा, उसको लगेगा कि ये लाइट, ये स्टार यहाँ पे है और लाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। मतलब जब हम स्टार को देखते हैं तो हमें लगता है स्टार यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में वो स्टार यहाँ पे है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, ठीक है। स्टार थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा ऊंचा दिखता है हमें। तो इतना बात को याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए और देखिए, तो ये हमने समझ लिया अपरेंट पोजीशन। अब स्टार्ट करते हैं ट्विंकलिंग। स्टार्स टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं, तो अब देखिए, अब इसको यहाँ पे जो ये इतना रीजन है, इतना रीजन इसको हम जूम करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम जूम करें तो ये मान लीजिए है अर्थ सरफेस, पूरा गोला नहीं बना रहे, सिर्फ इतना सा बना रहे, और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। सिर्फ इतना सा पार्ट को जूम करके यहाँ पे बड़ा सा बना रहे हैं। यहाँ से आ रहा है दूर से कहीं से स्टार लाइट, मान लीजिए ये स्टार है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रहा है। तो देखिए, यहाँ से आने का बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो होगा, ये हमें पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइट स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल कर जाएगा। अब एटमॉस्फेयर का जो लेयर है इसमें भी कई सारे डिफरेंसेस है। यहाँ पे किसी लेयर पे
नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, किसी लेयर में डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, किसी लेयर में स्मोक ज़्यादा होगा, किसी लेयर में क्लाउड्स होंगे, ठीक है। और विंड भी बहता रहता है, प्लस हीट का वजह से जो कहीं कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, कहीं कहीं पर डेंसिटी कम हो जाता है। तो ये भी जो लेयर है ना पूरा एटमॉस्फेयर का, ये ऐसा नहीं है कि पूरा यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पर डेंसिटी कम है। इस वजह से यहाँ पे बार बार रिफ्रैक्शन होता है। ये लाइट यहाँ पे बेंड करेगा, फिर यहाँ पे बेंड करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बार बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, डिपेंडिंग करेगा कि इस कंडीशन पे वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर करके ये आँख में पहुँचता है। इतना समझे आप, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। चलिए, अब हमने समझा कि यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। अब ज़रा इस रीजन को और एक बार जूम करके देखते हैं, ठीक है, हमारे आँखों में लाइट कैसे पहुँचता है। देखिए, ये मान लीजिए है अर्थ सरफेस, और यहाँ पे कोई इंसान का ये मान लीजिए आँख है, ठीक है, मान लीजिए ये आँख है, और यहाँ से स्टार से सिर्फ ये वाला जो लाइट है हम सिर्फ इसको शो करेंगे, ठीक है, इतना दूर वाला लाइट को जो आँखों में गिर रहा है। तो मान लीजिए स्टार से 4-5 लाइट का रेस यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर का कंडीशन अगर चेंज हो जाए, हवा बह गया या फिर कोई गैस आ गया वहाँ पे, तो मान लीजिए कि ये जो लाइट रे है ये इधर की तरफ बेंड कर गया, ठीक है, और ये जो लाइट है ये इधर की तरफ बेंड कर गया। अब आंखों में सिर्फ 2 ही रेज आएंगे, समझ रहे हैं। और कभी कभी क्या होगा कि ये चारों के चारों रेज आंखों में आ जाएंगे। तो जब आंखों में ये चारों रेज आएंगे एक साथ, तो हमें लगेगा कि ये स्टार थोड़ा ब्राइट है। अगर कभी कभी आंखों में सिर्फ 2 ही रेज या फिर सिर्फ एक ही रेज या फिर एक भी रे नहीं पहुँचे, तो ये स्टार थोड़ा फेंट हमें नज़र आएगा। कभी कभी तो ये स्टार हमें ब्राइट नज़र आएगा, कभी कभी फेंटर नज़र आएगा, ठीक है, धीमा नज़र आएगा। तो ये ब्राइट फेंट होते रहता है, और इस वजह से हमें सेंसेशन होता है कि स्टार क्या हो रहा है, टिमटिमा रहे हैं। लेकिन क्या असलियत में स्टार टिमटिमाते हैं? नहीं। अगर कोई एस्ट्रोनॉट एटमॉस्फेयर के बाहर जाके इसको देखे तो ये सन की तरह ही दिखेगा, टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का वजह से ही ये हमें टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। समझे कि नहीं इतना? चलिए अब देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ से एक बार पढ़ के देखते हैं। तो ये डायग्राम भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ये सब डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला लाइन है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। स्टार से जो लाइट आता है उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है, इस वजह से स्टार ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। ये लाइन समझ में आ गया? कुछ अंडरलाइन मत कीजिएगा, सिर्फ समझ से चलिए। हाँ, क्या अंडरलाइन करना है हम अभी बता देंगे। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। तो स्टार लाइट जब एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो वहाँ पे लगातार उसका रिफ्रैक्शन होता है अर्थ पे पहुंचने से पहले। समझ में आ गया? द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, हमें पता है कि इसका डेंसिटी चेंज हो रहा है, कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पर डेंसिटी कम है। विंड स्पीड, हीट, ये सबसे प्रेशर, ये सबसे डिपेंड करता है कि इसका डेंसिटी कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो इसको हम लोग लाइट के रेस्पेक्ट में कैसे बोलते हैं कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हम पहले अच्छे से समझा चुके हैं, तो अभी नहीं समझाते, टाइम लग जाएगा उसमें। ये देखिए, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि वहाँ पे इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगातार चेंज हो रहा है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेंसिटी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स द स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एटमॉस्फेयर स्टारलाइट को टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, यहाँ पे हमने देखा था। तो द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो जो स्टार का हमें पोजीशन दिखता है वो अलग होता है एक्चुअल पोजीशन से। ये देखिए, यहाँ से स्टारलाइट आ रहा था, ये बेंड कर गया यहाँ पे, और इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हमें लगेगा स्टार यहाँ पे। इसको बोलते हैं अपरेंट स्टार पोजीशन, समझ रहे हैं। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे आते जाइएगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता जाएगा। डेंसिटी बढ़ता जाएगा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। अब देखिए, तो ये हमने समझ लिया अपरेंट पोजीशन, यहाँ तक तो ये फिनोमेनन हमने समझा। अब आते हैं ट्विंकलिंग पे। द ट्विंकलिंग यहाँ से लिखा गया है फर्दर दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। तो वही बात लिखा हुआ है, चूँकि ये अर्थ एटमॉस्फेयर का फिजिकल कंडीशन सेम नहीं रहता है, हवा बहता है,
ठीक है, स्मोक कभी बढ़ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड्स, ये सब चेंज होता रहता है। इस वजह से जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होने का वजह से ये जो एपरेंट पोजीशन है ये भी फिक्स नहीं रहता है, ये भी हल्का हल्का चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कभी डल कभी ब्राइट दिखता रहेगा। अब देखिए ये रहा, सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट। अब चूंकि स्टार्स काफ़ी दूर है तो ऐसा हमें लगता है कि ये लोग क्या है, पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट है, एक पॉइंट की तरह है। ठीक है, और ये पॉइंट से लाइट आ रहा है, ऐसा हमें लगता है ये। ठीक है, एज द पाथ ऑफ रेज of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. The star sometimes appear brighter and at some other time fainter, which is the twinkling effect. अब ये सबसे मेन लाइन है यहाँ पे देखिए। तो चूंकि जो पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट, जो लाइट का जो रास्ता है जो स्टार से आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। ठीक है, ये वाला इफेक्ट को बोला गया है, इसका पाथ चेंज होता रहता है। द एपरेंट पोजीशन भी, ये भी फ्लक्चुएट होता रहेगा एपरेंट पोजीशन। ठीक है, और इसके साथ साथ द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई, वो लाइट जो हमारे आंखों में एंटर कर रहा है, ये वाला इफेक्ट। कभी ज़्यादा लाइट एंटर करता है तो ब्राइट दिखता है, कभी कम लाइट एंटर करता है तो हमें ये स्टार फेंट, थोड़ा धीमा दिखने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा समझा दिए, इसको यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। अगर हम प्लैनेट्स को टेलीस्कोप्स का हेल्प से देखें तो वो ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आएंगे। क्यों, ऐसा इसलिए है, देखिए पहले समझा लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। प्लैनेट्स जो है वो काफ़ी नियर होते हैं और इनका साइज़ थोड़ा बड़ा दिखेगा कंपेयर टू स्टार्स, ये बात समझे। तो इसका मतलब हम लोग प्लैनेट्स को, ये है प्लैनेट्स, ये है स्टार्स। तो पहला बात हम क्या बोले, चूंकि ये नियर है उसलिए थोड़े बड़े दिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड, इसको हम लोग क्या बोले थे, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है मतलब ये काफ़ी सारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से बना हुआ होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ऐसे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। इन सब से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, समझे। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए अब ये सब यहाँ से लाइट निकलेगा, फिर वैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, फिर वो जिगजैग पाथ फॉलो करेगा, फिर वही हमारे आँखों वाला इफेक्ट, कभी आँखों में 5 रेज आएंगे, कभी 2 रेज, कभी 1 रेज, तो कभी ब्राइट तो कभी डल, ऐसा हमें अपीयरेंस होगा। ठीक है, ऐसे करके ये भी लाइट ऐसा कुछ होगा, ये भी लाइट कुछ ऐसा होगा, सब में ये भी टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, ये भी टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, ये भी ट्विंकल करेंगे, ये भी ट्विंकल करेंगे, सब ट्विंकल करने लग जाएंगे और ले देके जो ओवरऑल इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, नलीफाई, मतलब हमें लगेगा कि ये लगातार सभी ग्लो कर रहे हैं, कोई टिमटिमा नहीं रहा है। समझ रहे बात वगैरह आई। तो इसीलिए प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन वो ट्विंकल करते हैं, समझे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। पहला बात लिखा हुआ है कि प्लैनेट्स अर्थ के काफ़ी पास होते हैं, इसलिए हम इसे एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट मान लेते हैं। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब इफ़ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, हम मान लेते हैं कि प्लैनेट जो है वो कई सारे पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट से बना हुआ है। तो इससे क्या होता है कि द टोटल variation in the amount of light entering our eye from all the individual point size sources will average out to 0, thereby nullifying the twinkling effect. तो हर पॉइंट सोर्स जो है वो टिमटिमाना स्टार्ट कर जाएगा, तो हमारा आँख जो है वो परसेप्ट नहीं कर पाएगा कि कौन टिमटिमा रहा है कौन नहीं, हमें लगेगा कि ये सभी लगातार ग्लो कर रहे हैं। समझ रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके कितना कितना लाइट आ रहा है वो सब का एवरेज 0 हो जाएगा और हमें लगेगा कि वो लगातार ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो नलीफाई हो जाएगा ट्विंकलिंग इफेक्ट, समझे कि नहीं। तो ये आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। तो देखिए आपको बता देते हैं क्या क्या अंडरलाइन करना है। सबसे पहले तो आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में ऐसे ऐसे आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ तक आपको अपरेंट पोजीशन समझाया गया है, उसके बाद यहाँ से ट्विंकलिंग इफेक्ट समझाया गया है फर्दर के बाद से, ठीक है। उसके बाद वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, इसका आंसर यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक टॉपिक यहाँ पे और है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसको कवर करते हैं। देखिए
एडवांस सनराइज मतलब सनराइज हुआ नहीं है लेकिन आपको सन दिख रहा है, इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। डिलेड सनसेट मतलब सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी आपको सन दिख रहा है। तो ऐसा कैसे होता है, देखिए, द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। ये भी होता है बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सन अभी राइज नहीं हुआ है लेकिन 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है सन, और सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी हमें 2 मिनट तक सन दिखता रहता है। तो ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, और एक्चुअल सनराइज और सनसेट क्या होता है? बाई एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाई द सन। होराइजन पता है आपको, क्षितिज जिसको बोलते हैं, जहाँ पे धरती और आसमान मिलता हो, ऐसा लगता हो कि यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, उसको होराइजन बोलते हैं। तो अगर सन इसके ऊपर आ जाए तो उसको बोलते हैं एक्चुअल सनराइज, ठीक है, या फिर सन इसके नीचे चला जाए तो उसको बोलते हैं एक्चुअल सनसेट। अब यहाँ पे समझ लेते हैं ये यहाँ पे कैसे होता है। देखिए, ये यहाँ पे अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, इसी को जूम कर लेते हैं। तो ये देखिए अर्थ है, और ये अर्थ के ऊपर ये हो गया एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है। ये मान लीजिए सनराइज़ का समय है, सन अभी यहीं पर है, तो सन का रेज़ यहाँ, अभी सन उगा नहीं है, एक्चुअल सनराइज़ हुआ नहीं है, तो सन का जो रेज़ है वो यहाँ से आ रही है। जैसे ही एटमॉस्फेयर में उसने एंटर किया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा और इस वजह से ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और आँखों में पहुँच जाएगा। लेकिन हमारा दिमाग क्या इंटरप्रेट करेगा, हमारा दिमाग इंटरप्रेट करेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रहा है, इसी को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे। हमें लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, तो हमें सन यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आएगा। समझ रहे? तो इसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, तो इसी को बोलते हैं एडवांस सनराइज। सिमिलरली इवनिंग के टाइम में क्या होगा, मान लीजिए सन ढल चुका है यहाँ पे, ठीक है, अब अभी भी यहाँ से सन से लाइट आ रहा है और रिफ्रैक्ट होके हमारे आंखों में पहुँच रहा है, लेकिन हमारा दिमाग इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके कहाँ पे समझेगा, सन समझेगा कि सन यहाँ पे है। तो सनसेट हो चुका है लेकिन सन हमें अभी भी दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं डिलेड सनसेट। ठीक है, तो लगभग 2 मिनट का गैप होता है इन सब फिनोमिनन में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा क्यों होता है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, तो आपको लिखना होगा, जितना अंडरलाइन किया हुआ है उतना तो लिखना ही होगा, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बाद लिखेंगे कि व्हेन द सन इज़ बिलो द होराइजन, जब सन होराइजन के नीचे है तो द रेज हैव टू पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। यहाँ से जो रेज आ रहा है इसको रेयर से डेंसर मीडियम में पास करना पड़ रहा है। सो रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते हैं। एज अ रिजल्ट द सन अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, इतना लिख देंगे, तो इसको आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं साइड में। चलिए, और क्वेश्चन एक ये भी बनता है, आपसे पूछेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कौन 2 फेनोमेनन होता है, तो आपको लिखना होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और दूसरा लिखना होगा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, याद रखिएगा, एक मार्क्स से क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, तो आपको ये वर्ड एग्जैक्ट देना होगा, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आखिरी टॉपिक जो कि है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई एक छोटा सा पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब हो सकता है ये नाइट्रोजन गैस का पार्टिकल हो, ऑक्सीजन गैस का पार्टिकल हो, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल हो, या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स का कोई पार्टिकल हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये छोटा सा पार्टिकल है ये। इस पर जब लाइट रे गिरेगा तो क्या होगा, देखिए, ये एक छोटा सा पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइट रे इस पर आके गिरा, तो ये क्या करेगा, ये पार्टिकल उस लाइट रे को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा, बिखेर देगा। तो इसी फिनोमेनन को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ गए, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना सभी डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझे? चलिए, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर कुछ फिनोमेनन हम लोग पढ़ेंगे। एक है टिंडल इफेक्ट, इसके बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है, बस डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स का यूज़ होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड में सस्पेंडेड रहते हैं, सेटल नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल होता है मिल्क के पार्टिकल्स, आपका जो ब्लड हो गया, ठीक है, मडी वाटर, ये सब कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। तो आपने नोटिस भी किया होगा या फिर क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि अगर हम क्लियर वाटर से जब लाइट को पास करते हैं तो यहाँ पे लाइट कहाँ से गुजरा वो नहीं दिखेगा, आपको सीधा लाइट बाहर आ गया वो नज़र आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर वाटर होगा तो ये। और वहीं आप अगर एक गिलास दूध है यहाँ पे, उसमें मान लीजिए आप लाइट को भेज रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ये लाइट हाँ यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हमें लाइट क्यों देखने को मिला अंदर में, इसलिए देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स थे उन्होंने लाइट को स्कैटर कर दिया। ठीक है, और इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट।
तो टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये भी स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट है, लेकिन यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर करते हैं, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। समझे इतना? चलिए, तो अभी तक हमने टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो समझ लिया। अब इसके बात करते हैं दो एग्जांपल्स के। आपने देखा होगा कि कोई एक स्मोक फील्ड रूम हो, ठीक है, जिसमें काफ़ी स्मोक हो, तो वहाँ पे अगर सनलाइट आ रहा है तो उस सनलाइट का रास्ता हमें दिख जाता है, बीम ऑफ सनलाइट का रास्ता दिख जाता है। क्यों? क्योंकि उस रूम में जितने भी स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो सब क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया टिंडल इफेक्ट का। और दूसरा एग्जाम्पल है, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। हियर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। घने जंगल में जो कैनोपी होता है, ठीक है, कैनोपी समझते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई छेद उद होगा, इसको कैनोपी बोलते हैं। तो कैनोपी से अगर एक दो सन का बीम आ रहा है तो उसका वो सनलाइट का भी जो रास्ता है वो दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पे जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है हवा में, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं वहाँ पे। तो ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और यहाँ पे जो स्मोक के पार्टिकल्स है, ये सब कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह काम कर रहे हैं और ये सब लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, सबसे पहले हमने समझा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेफिनेशन, ये होता क्या है। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एप्लीकेशन देखा सबसे पहले टिंडल इफेक्ट में, ठीक है, इसका डेफिनेशन तैयार करना है और एग्जाम्पल, बस ये तीन चीज़ अभी हमने कवर किया है। आगे मूव करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि कौन सा कलर का लाइट स्कैटर होगा। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। वो पार्टिकल का साइज छोटा है या फिर बड़ा है या फिर उससे भी बड़ा है, साइज पे डिपेंड करेगा कि वो लाइट, कोई लाइट अगर यहाँ पे आके टकराता है तो कौन सा लाइट, कौन सा कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है साइज पे। तो अगर कोई पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है तो वो ब्लू लाइट स्कैटर करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर कोई पार्टिकल का साइज़ थोड़ा लार्ज है, इससे बड़ा है, तो वो रेड लाइट स्कैटर करेगा। समझे, इसको याद रखिएगा। और अगर कोई पार्टिकल का साइज़ इससे भी बड़ा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वाइट लाइट को स्कैटर कर देगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। समझे। और जब हमने डिस्पर्सन पढ़ा था तो याद है आपको, विबग्योर हमने याद किया था। ठीक है, यहाँ पे जो विबग्योर बना था VIBGYOR, तो आपको मैंने बोला था जो ब्लू एंड वाला लाइट है, इनका जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, और जो रेड है, रेड कलर का लाइट, उसका वेवलेंथ लार्ज होता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आ गया। वेरी फाइन पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, वो पार्टिकल जो बड़े साइज़ के होते हैं वो लंबे वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर करते हैं। लंबे वेवलेंथ का मतलब याद है आपको, हमने याद किया था VIBGYOR। तो जो रेड एंड वाला है ना, रेड लाइट, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट। ठीक है, जो लार्जर साइज है वो रेड लाइट को स्कैटर करते हैं। और उससे भी बड़े अगर पार्टिकल्स हो गए, इफ़ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट। तो जो लाइट स्कैटर होगा वो वाइट भी दिख सकता है। समझे। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे, जो कि है वाई इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। स्काई का कलर ब्लू क्यों है? तो इसका भी जवाब कहीं ना कहीं स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ही छिपा हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोसफेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। मतलब जो एयर में मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, जो भी डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड वगैरह हो गए, और भी कई सारे पार्टिकल्स, ये सब जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, ये सब इनका जो साइज होता है वो लाइट के वेवलेंथ से छोटा होता है। मतलब ये सब वेरी फाइन पार्टिकल्स है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि ये पार्टिकल्स काफ़ी छोटे हैं। काफ़ी छोटे हैं मतलब ये सब कौन सा लाइट स्कैटर करेंगे बताइए? हम अभी आपको बोले थे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, दीज मतलब ये जो पार्टिकल्स है, हाँ, दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। तो ये जो पार्टिकल्स है ये ज़्यादा इफेक्टिव है किसको स्कैटर करने में? शॉर्टर वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर करने में। शॉर्टर वेवलेंथ किसका होता है? ब्लू एंड वाला लाइट। ठीक है, ब्लू वायलेट सब इसमें आते हैं। और thus when sunlight passes through the atmosphere the fine particles in air scatter the blue color shorter wavelength more strongly than red। तो यही बोला गया है कि जब सनलाइट
जो वाइट लाइट है, ठीक है, जो 7 रंगों से बना हुआ है, ये जब एटमॉस्फेयर से पास करता है तो एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं कंपेयर टू रेड लाइट। समझे इतना? तो इसीलिए चूंकि ब्लू लाइट स्कैटर हो गया तो स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आइज, वही ब्लू आइज हमारे आंखों में रीच करता है और हमें लगता है कि स्काई क्या है, ब्लू है। समझे? तो ये हो गया एक का आंसर। अब देखिए, अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये ग्रीन सेंटर लाइन क्या हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है कि अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, कोई स्कैटरिंग नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है और लाइट को स्कैटर करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर नहीं तो स्कैटरिंग भी नहीं होगा। देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क, तब हमें स्काई पूरा काला दिखता। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई अल्टीट्यूड्स, तो वो पैसेंजर जो काफ़ी ऊंचा उड़ते हैं उनको स्कैटरिंग नहीं देखने को मिलता, इसलिए उनके लिए स्काई जो है वो हमेशा ब्लैक दिखता है। सेम केस एस्ट्रोनॉट के साथ भी होगा, उनको भी स्काई ब्लैक दिखता है, ठीक है। एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, उतने हाइट पे स्कैटरिंग नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल्स है वो नहीं होते हैं। समझे? एक और यहाँ पे सब क्वेश्चन एक और बनता है, वो है ये कि क्यों डेंजर सिग्नल जो है वो हमेशा रेड कलर में ही बनाए जाते हैं। वो ट्रैफिक लाइट हो गया, कोई वार्निंग सिग्नल हो गया, ये सब बनाने के लिए लाल रंग का ही क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका रीज़न ये है, देखिए, द रेड इज़ लीस्ट स्कैटर्ड बाई फॉग और स्मोक। हमें पता है जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है वो हमेशा ब्लू को स्कैटर करते हैं और जो रेड है वो लीस्ट सबसे कम स्कैटर होता है, ठीक है। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस। तो चूंकि ये रेड लाइट स्कैटर्ड नहीं होता है तो ये काफ़ी दूर तक पहुंच सकता है। मान लीजिए ये कोई सोर्स है, मान लीजिए यहाँ पे 2 सोर्स है, एक है रेड कलर का लाइट और एक है ब्लू कलर का लाइट। यहाँ से अगर ब्लू निकलेगा तो ब्लू तो तुरंत एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, इधर ही बिखर जाएंगे। तो जो दूर में इंसान खड़ा है उसको ये लाइट नहीं दिखेगा, ये नहीं देख पाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर रेड लाइट है तो ये चूंकि स्कैटर नहीं होता, ये काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर पाएगा और इंसान दूर से भी इसको ईजिली देख पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डेंजर सिग्नल बनाने के लिए हमेशा रेड कलर का यूज़ किया जाता है। समझे? अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। क्या लगता है आपको सन का कलर कैसा होता होगा सुबह में और शाम में? चलिए, हल्का रेडिश होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग सोर्स एस ऑफ वाइट लाइट एट द फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस एल, दिस लेंस प्रोवाइड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बोला गया है कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखिए, ठीक है, और कितना पे रखिए, फोकल लेंथ जितना होता है इस लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का जितना भी फोकल लेंथ है वहाँ पे रखिए। क्यों? क्योंकि इससे फोकल लेंथ पे रखने से फ़ायदा क्या होगा कि जो इसमें से लाइट निकलेगा वो पैरेलल निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक टी कंटेनिंग क्लियर वाटर। तो ये लाइट को पास कराइए एक ग्लास टैंक से, इसमें साफ पानी है, पास करा दिया। फिर अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल सी मेड इन अ कार्डबोर्ड। फिर एक कार्डबोर्ड में एक सर्कुलर होल बना हुआ है सी, इन सब लाइट को इस सी से पास करवाइए। उसके बाद ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन अ स्क्रीन MN यूजिंग अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस L2 एज शोन इन फिगर ये। फिर से एक कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ कीजिए और इस सर्कुलर होल का जो इमेज है वो यहाँ पे ऑब्टेन कीजिए स्क्रीन पे MN पे, ठीक है। तो आपको ये सर्कुलर होल दिख जाएगा यहाँ पे। अब क्या कीजिए, डिजॉल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर टेकन इन अ टैंक। फिर इसमें 200 ग्राम कोई एक केमिकल है सोडियम थायोसल्फेट, वो इसमें मिला दीजिए। ऐड अबाउट 1 to 2 मिलीलीटर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इसमें डाल दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आप पाएंगे कि यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद छोटे छोटे सल्फर पार्टिकल्स यहाँ पे बनने लगेंगे, ठीक है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ये लाइट को स्कैटर करेंगे, ठीक है। तो आप पाएंगे कि यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक। ये ग्लास टैंक का तीनों साइड, एक ये साइड, एक इसका पीछे वाला साइड और एक ये वाला साइड, ठीक है। इस तीनों साइड से आप देखेंगे ब्लू लाइट स्कैटर हो रहा है। इस साइड से आप क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि आप यहाँ पे सिर कैसे डालेंगे, ठीक है, यहाँ से नहीं देख सकते। जो चौथा साइड है उसका लाइट जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब आप लाइट को देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट ऑरेंज कलर दिखने को मिलेगा, फिर रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। रेड कलर का मतलब अप्रॉक्स जो रेड कलर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा हमें समझ में आ रहा है जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो गया। जो सल्फर पार्टिकल जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हुआ था वो सल्फर पार्टिकल ने ब्लू लाइट को स्कैटर कर दिया, तो बच गया कौन? इस लाइट में रेड लाइट बच गया और वही रेड लाइट यहाँ पे हमें स्क्रीन में देखने को मिला।
समझे। तो इससे हमें समझ में आता है कि दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई। तो ये एक्टिविटी से हमें समझ में आ गया कि स्काई का कलर ब्लूइश क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि जो स्कैटर होता है वही दिखता है। और जो रेडिश अपीयरेंस है ऑफ सन एट द सनराइज और सनसेट, ये भी क्यों होता है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब ब्लू लाइट बिखर जाता है तो लास्ट में कौन पहुँचता है, यहाँ पे रेड लाइट पहुँचता है। उसी तरीके से जब स्काई में ब्लू लाइट बिखर जाएगा तो कौन सा लाइट हमारे आंखों में रीच करेगा, रेड लाइट। तो इसलिए जो सनराइज और सनसेट के टाइम में जो सन होता है वो थोड़ा रेडिश अपीयर होता है, ठीक है। तो देखिए, और ख़ासकर से यहाँ पे सनराइज और सनसेट ही क्यों बोला गया है, दोपहर का टाइम क्यों नहीं बोला गया है, समझते हैं उसको। लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन, सनराइज और सनसेट के टाइम में सन क्या होता है, नियर द होराइजन होता है। तो उस समय जो सनलाइट है वो पासेस थ्रू थिक लेयर ऑफ एयर एंड लार्ज डिस्टेंस, एक एयर काफ़ी एयर से गुजरता है और काफ़ी लंबा दूरी कवर करता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप आराम से देख के बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस कवर करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एयर से पास करता है इन द अर्थ एटमोसफेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज, ठीक है। तो नियर द होराइजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। तो ये लाइट चूँकि लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसमें भी जितने भी ब्लू लाइट है और शॉर्ट वेवलेंथ वाले जो लाइट है वो स्कैटर हो जाते हैं। तो बच गया कौन इस लाइट में, रेड लाइट, वही लाइट हमारे आंखों में रीच करेगा, पहुँचेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर द लाइट दैट रीचेज आवर आइज इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ मतलब कौन सा लाइट पहुँचेगा हमारे आंखों में, रेड लाइट। दिस गिव राइज टू रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन, समझे। लेकिन दोपहर के टाइम में क्या होता है, ये देखिए, हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड, सन हमारे ठीक ऊपर होता है तो रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, ठीक है। ये दोपहर के टाइम में थोड़ा डिस्टेंस कम होता है। तो एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटल ऑफ ब्लू और एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। दोपहर के टाइम में बहुत कम ब्लू लाइट स्कैटर होता है, लेस ब्लू स्कैटर्ड, जिस वजह से सारा का सारा जो कलर है वह हमारे आंखों में रीच करता है और हमें लगता है कि जो सन है वो थोड़ा वाइटिश अपीयर होता है, समझे। तो जो ब्लू सनलाइन किया हुआ है वो समझाया गया है कि सन का कलर सनराइज और सनसेट के टाइम में रेडिश क्यों होता है, और जो ग्रीन सनलाइन किया हुआ है वो समझाया गया है कि इसमें दोपहर के टाइम में सन वाइटिश क्यों अपीयर होता है, ठीक है, या फिर रेडिश क्यों नहीं होता है, समझे। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। जैसे जैसे हम अंडरलाइन किए हैं वैसे वैसे अंडरलाइन कर लीजिए, और जो जो हम बोले हैं, क्वेश्चंस बोले हैं, उसको आप एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आपका नोट्स होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देख लेना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेस ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो नहीं करना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ से जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है, पहला हो गया वाई डू स्टार्स ट्विंकल, समझ में आ गया क्या लिखना है। एक्सप्लेन वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं ये भी समझ में आ गया। सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसा क्यों होता है वो भी हमने देख लिया। और स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट को स्काई डार्क क्यों दिखता है, तो क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, स्कैटरिंग नहीं होता, इसलिए वहाँ पे डार्क दिखता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये चारों क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके भी बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप उसको देख सकते हैं, बाकी साइंस के चैप्टर्स भी और इंग्लिश के चैप्टर्स भी, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।